हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का जस्ट एक हमने इंट्रो लिया था कि कितने प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं और कैसे वो वर्क करती हैं। इसका एक बिल्कुल ही हम लोगों ने एक ऐसे समझिए एक बहुत ही स्मॉल पैरामीटर पे उनको हमने देखा था। लेकिन अब जो हमारे सामने स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम थोड़ा अब डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या है और बढ़ते हैं आगे इस लेक्चर में। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, इसीलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैंने अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कवर कर रखा है वो एक रॉ डायग्राम है। रॉ डायग्राम क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो जस्ट हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है वो है लाइट सोर्स। स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं इनमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला आपके पास क्या होता है? लाइट सोर्स। जहाँ से आपको रेडिएशंस आएंगी वो लाइट सोर्स, उसको लाइट सोर्स हम बोलते हैं। और इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स। होता क्या है, यहां से बहुत सारी लाइट्स निकलती हैं, एक पुंज के फॉर्म में निकलती हैं, एक बहुत ही एक पैकेज के फॉर्म में निकलती हैं, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पे लगा होता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम मैंने बताया था, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। मोनोक्रोमेटर का काम है जो पुंज होता है लाइट को, उसको किस में कन्वर्ट करना? एक सिंगल बीम में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? एक सिंगल बीम में कन्वर्ट करना। होता क्या है, जैसे ये सिंगल बीम यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क से टकराता है, तो अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे रोटेटिंग डिस्क का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को रोटेट कर देना। इसने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही इस पे लाइट पड़ी, इसने क्या किया, कुछ फॉर्म को इधर रोटेट कर दिया। इधर क्या लगा हुआ था? मिरर लगा हुआ था, और कुछ लाइट्स को सीधा पास कर दिया। ओके, जो लाइट सीधा पास हो गई वो किस पे पड़ी? आपके सैंपल स्लॉट पे पड़ गई, और ये आपका क्या हो गया? रेफरेंस स्लॉट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? रेफरेंस स्लॉट से होते हुए लाइट फिर से मिरर को टकराई और कहां पहुंची? डिटेक्टर के पास पहुंची। और वही काम यहां पे है, सैंपल सेल पे पड़ के लाइट मिरर से टकराई और उसके बाद सीधा डिटेक्टर पे पहुंची। डिटेक्टर का काम है कि उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट करना, कितनी वेवलेंथ को ये बता रहा है, और वो हमारी कहाँ पे शो होती है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होती है। स्टूडेंट, जस्ट छोटा सा एक पार्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे रेफरेंस स्लॉट का मतलब क्या है और सैंपल स्लॉट का मतलब क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। सपोज आप लैब में काम कर रहे थे। आपने क्या किया? लैब में मेट्रोजेल प्रिपेयर की। ओके, जस्ट आपने मेट्रोजेल प्रिपेयर की, और क्या हुआ? ये आपने प्रिपेयर की, जो आपने प्रिपेयर की वो क्या हो गई? सैंपल हो गया। और जो हमें मार्केट में पहले से ही प्रेजेंट है मेट्रोजेल, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है? हमारे पास एक तरीके से रेफरेंस स्लॉट है। ओके, जैसे कि सपोज करिए सैंपल स्लॉट की, अगर यहाँ पे जैसे कि सैंपल स्लॉट हो गया और यहाँ पे रेफरेंस, सपोज करिए सैंपल स्लॉट की वैल्यू हमने चेक की 3 आ गई। ओके, लेकिन अब ये जो सैंपल स्लॉट की वैल्यू है किससे मैच करनी चाहिए? आपके रेफरेंस स्लॉट से मैच करनी चाहिए। अगर इसकी भी 3 आ रही है तो मतलब क्या है? जो हमने सैंपल बनाया है वो हमारे रेफरेंस को मैच कर रहा है, मतलब जो मैंने बनाया वो क्या है? ओके है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ इसमें टर्म है जिनको हमें बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे EMR क्या होता है। मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, बार बार मैंने रिपीट भी किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसी को मैं बोलता चला आ रहा हूँ लाइट सोर्स भी। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। सीधा सा एक ये क्या है? डिस्क्रीट पैकेज ऑफ एनर्जी। इट मींस डिस्क्रीट पैकेज का मतलब क्या हो गया? बहुत सी लाइट्स का एक गुच्छा समझ लीजिए आप। गुच्छा जानते हैं, जिसमें एक चीज के बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? आपस में मिली हुई होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुच्छा।
यही यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रीट पैकेज ऑफ एनर्जी, मतलब एक चीज में बहुत सी सारी चीजें मिली हुई हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। और आपने जैसे कि आपने कभी 12th में पढ़ा होगा, आप इस वर्ड से पूरी तरीके से अवेयर होंगे कि फोटोन वर्ड क्या होता है और फोटोन को किससे इंडिकेट करते हैं, E इक्वल टू hc/λ, ये भी आपको पता होगा। और ये सिंपल सा वर्ड है, ये सबको याद रहता है, कि इतना सिंपल फार्मूला है कि आप पहले से ही गेन करके आते हैं और ये चीज यहां पे क्लियर होती हुई नेक्स्ट वन है जो आपको पढ़ने को यहां पे मिलेगी, वो है वेवलेंथ। जब तक हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे हमें सबसे ज्यादा डिस्कस करना होगा वेवलेंथ को, हमें फोकस किस पे करना होगा। अब आपके सामने दो टर्म क्लियर हो गए, एक आपके सामने ई क्लियर हो गया, मतलब फोटोन क्लियर हो गया, ईएमआर क्लियर हो गया और लाइट सोर्स क्लियर हो गया, और दूसरा क्या है, वेवलेंथ। एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको कोई बोले फोटोन, ईएमआर, लाइट सोर्स, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, ये तीनों ही टर्म एक ही हैं और एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। क्लियर। वेवलेंथ क्या होती है, इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स एंड ट्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर वेव कॉल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब सिंपल सा है, ये एक हमारे पास एक वेव है जो जा रही है, क्लियर, ठीक है, ये पार्ट इसका ऊपर है, ये पार्ट इसका क्या है, नीचे, ठीक है ना। क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट अथवा ट्रॉप्स, मतलब डिस्टेंस, ये क्या हो गए हैं आपके क्रेस्ट्स हो गए हैं और ये क्या हो गए हैं आपके टॉप्स हो गए हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और कभी मत भूलिएगा कि क्रेस्ट्स क्या होते हैं, ट्रॉप्स क्या होते हैं। आप सब कुछ याद रखेंगे बट एग्जाम के टाइम आपको याद नहीं आता है, कभी कभी आप भूल जाते हैं कि ट्रॉप्स ऊपर होता है या क्रेस्ट ऊपर होता है। तो आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रेस्ट जो होता है वो ऊपर के पार्ट को बोलते हैं और लोअर पार्ट को हमेशा क्या बोलते हैं, टॉप्स बोलते हैं। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की जरा हम अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और साइकिल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर सेकेंड कॉल्ड हर्ट्ज। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पे मापक होता है उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, या मापक या इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं यूनिट। ओके, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और साइकिल, वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये पूरी साइकिल कंप्लीट, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट वन है वेव नंबर। अब वेव नंबर को जब हम पढ़ते हैं आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जस्ट वेव नंबर का कहीं पे भी नाम आए तो आप ध्यान रखना कि ये हमेशा किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, वेव नंबर। और वेव नंबर को हम जो डिनोट करते हैं वो म्यू से डिनोट करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं म्यू 1/λ। क्लियर, यही होता है इसका फार्मूला, ध्यान रखिएगा। यहां जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। क्लियर। नेक्स्ट आगे हमने कवर किया है तो हम आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट्स अब आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हैं। ये किसका प्रिंसिपल है, ये यूवी का प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसका प्रिंसिपल है, यूवी का है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो रहा था, ये बात आप देख रहे थे, क्या था, रेडिएशन सोर्स था, यहां से लाइट निकली, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की और उसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ये कहानी जो स्टोरी है ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, कैसे मॉलिक्यूल ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट को चला जा रहा है, कब, जब रेडिएशन सोर्स से वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे सर ने यहाँ पे ये क्या बना रखा है, पाई टू पाई स्टार का, यहाँ पे ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार का, ये एन टू सिग्मा स्टार और ये एन टू पाई स्टार, ये क्या चीज है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के स्टूडेंट्स क्या हैं, टाइप्स हैं।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के ये क्या हैं, टाइप्स हैं। इनको कैसे समझेंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो जैसे कि ये डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड है या आपके मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड है, वहां पे डिपेंड करता है, या आपके मॉलिक्यूल में जो एन है वो यहाँ पे आपको क्या शो करता है, लोन पेयर शो करता है। क्लियर। ये जो दो स्टेट होती हैं यहाँ पे जो पाई और सिग्मा, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग फेज, और जो यहाँ पे एन फेज होता है इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, और जो यहाँ पे आपके जो एक्साइटेड स्टेट होती है उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें क्या था, आपके पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट था। क्लियर। आपके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट था। क्लियर। उसमें और क्या था, लोन पेयर थे। तो उसमें क्या हुआ, ट्रांजिशन कैसे हुआ देखना, अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड था तो वो क्या हुआ, सिग्मा से सिग्मा स्टार में चला गया। अगर मॉलिक्यूल में पाई प्रेजेंट था तो क्या हुआ, पाई से पाई स्टार में चला गया। अगर मॉलिक्यूल में कहीं पे लोन पेयर था तो लोन पेयर में क्या हुआ, जो लोन पेयर थे वो आपके किस स्टेट में चले गए, एक सिग्मा स्टार में चले गए, और जो दूसरा था वो आपके किस में चले गए, एक तो पाई स्टार में चले गए। इस डायग्राम को अगर आप सही तरीके से देखें तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिमाग में एराइज होना चाहिए कि सर देखिए कि आपने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल था वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में चला गया, क्या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था वो सिग्मा से पाई स्टार में नहीं जा सकता, और जो हमारे पास पाई जो इलेक्ट्रॉन था क्या वो सर हमारा सिग्मा स्टार में नहीं जा सकता। यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और ऐसा हमने इस डायग्राम में क्यों नहीं शो किया, इसके पीछे का क्या कंडीशन है। स्टूडेंट्स ये ट्रांजिशंस होते हैं और इन ट्रांजिशंस को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है ये कि जब आपका इलेक्ट्रॉन सिग्मा से पाई स्टार में चला जाए या आपका इलेक्ट्रॉन पाई से सिग्मा स्टार में चला जाए तो ये कौन सा ट्रांजिशन होता है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। और जो अलाउड ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, सिग्मा का सिग्मा स्टार में जाना और पाई का पाई स्टार में जाना अलाउड ट्रांजिशन होता है। और जो आपके N2 सिग्मा स्टार और यहाँ पे कौन सा होता है N2 पाई स्टार है, इनको भी हम फॉरबिडन ट्रांजिशन ही बोलते हैं। ये भी आपके फॉरबिडन ट्रांजिशन में ही आते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना कि फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से होते हैं और अलाउड ट्रांजिशन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप जीपैट या नाइपर की आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन से जरूर टकराएंगे कि सर फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होता है और अलाउड ट्रांजिशन क्या होता है। आप ये हमेशा ध्यान रखना। और इस जगह पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब आपका एप्सिलॉन मैक्स या इसको हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जब आपका 10 टू द पावर 4 से ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, इसको कभी मत भूलना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर टकराएगा। अब ये सीधा देखिए, इस स्लाइड में जो मैंने कवर किया है स्टूडेंट्स वो है रेंज, यूवी की रेंज क्या होती है। ओके, यहाँ पे सीधा सा लिखा हुआ है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे यू का मतलब यहाँ पे लिखा है अल्ट्रा वायलेट रीजन और बी का मतलब लिखा हुआ है विजिबल रीजन। क्लियर, ठीक है ना। जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है उसकी रेंज होती है 200 से 400 नैनोमीटर और जो हमारी विजिबल रीजन की रेंज होती है वो क्या होती है 400 से 800 नैनोमीटर। ये याद रखिए आप, ये कभी मत भूलिएगा। यहाँ पे विजुअल रीजन का मतलब आप सीधा सा समझिए वो लाइट्स जो हमें आंखों से दिखाई देती है। आपके घरों में बहुत सी लाइटें यूज़ होती हैं, आपने घर में जो लाइट्स यूज होती हैं उन्हीं को आप विजुअल लाइट्स मान लीजिए। घरों में यूज़ होने वाले बल्ब या सैफल जो यूज़ होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विजुअल लाइट्स बोलते हैं।
इस स्लाइड्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर आप फोकस करिए। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अभी से क्लियर करा देता हूँ। जब भी आप देखते होंगे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी आप चीज़ भूल जाते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछता है अल्ट्रा वायलेट रीजन की रेंज क्या होती है, स्टूडेंट्स आप इतना कंफ्यूज रहते हैं, आप क्या करते हैं सीधा सा टिक करते हैं सर 200 से 800। यहीं पे आप गलती कर देते हैं। आपको ध्यान देना होता है कि उसने आपसे अल्ट्रा वायलेट की सिर्फ पूछी है या साथ साथ में उसने अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूछी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे अल्ट्रा वायलेट साथ में विजिबल भी पूछ रहा है तो आप लिखिए 200 से 800। अगर उसने आपसे सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रीजन की पूछी है तो आपको ध्यान रखना है कि उसने आपसे विजिबल रीजन नहीं पूछा है, ओनली अल्ट्रा वायलेट रीजन पूछा है, जिसकी पीक जिसका यहाँ पे वेवलेंथ कितनी होती है 200 से 400 है, और जिसकी पीक कितने के बीच में आती है 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में आती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कभी मत भूलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर कर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ पे गलत करके चले जाते हैं। आप इस चीज़ पे बहुत फोकस करिए, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें मैंने देखिए यहाँ पे दो चीज़ों को मेंशन कर रखा है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। जो आपका विजुअल रीजन है, जो आपको आंखों से दिखाई देता है, आप इसको याद रखिए, बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए कि वो कितने के बीच में होता है 400 से 800 के नैनोमीटर के बीच में होता है। अब स्टूडेंट्स जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है उसमें दो तरीके के रीजन होते हैं, एक होता है नियर यूवी रीजन और एक होता है फॉर यूवी रीजन। आप ध्यान रखना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि याद करते हैं नियर और फॉर दोनों याद करके जाते हैं और दोनों की ही वैल्यूज को गलत लिख देते हैं। आप याद रखिएगा फॉर वैल्यू जो है वो आपकी हमेशा 200 से नीचे रहेगी, बिलो 200 जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी फॉर यूवी रीजन रहेगा, और जो 200 से ऊपर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे नियर यूवी रीजन बोलेंगे। कि कहाँ तक 200 से 400 तक, अगर 400 पे पहुंच गए तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा, वो विजुअल रीजन हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल। अब सीधी सी बात है, जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिखाया था जस्ट उसी की यहाँ पे थ्योरी है। देखिए आप जरा इस लाइन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। व्हेन यूवी रेडिएशन पास्ड थ्रू अ सैंपल अंडर एग्जामिनेशन, ओके, absorption of energy result in the promotion of electron from the ground state to excited state। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज, इस लाइन का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज आपको बताता हूँ। कभी भी आप, मैंने देखा है कि किसी से पूछिए कि आप मुझे यूवी का प्रिंसिपल बताइए, बहुत से लोग उसमें एक गड़बड़ करते हैं। कोई बोल देगा आपसे, ऐसे बोलेगा सर उसका प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन होता है, कोई कह देगा सर उसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ऐसे नहीं कहना है आपको, आपको सीधी सी बात कहनी है सर मॉलिक्यूल क्या करता है, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें क्या हो जाता है सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ये प्रिंसिपल है कि लाइट को एब्जॉर्ब किया उसके बाद उसमें क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, इसी को हम बोलेंगे यूवी का प्रिंसिपल। ये आप ध्यान रखिएगा क्या हुआ। और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में जाना, एक्साइटेड स्टेट में जाना, क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। सिंपल से वर्ड में आप ये प्रिंसिपल याद रखिए। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन गेट प्रोमोटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि क्या हुआ, मॉलिक्यूल ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, और मॉलिक्यूल जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कहां से कहां चले गए, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे चले गए। क्लियर।